दोस्तों, आप तमाम लोगों ने ध्रुव राठी का ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। ये आप द डिक्टेटर नाम से इन्होंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और वीडियो ने तहलका मचा दिया। पूरी सोशल मीडिया पर पिछले लगभग 2 दिनों से ध्रुव राठी काफ़ी चर्चे में रहे। विपक्षियों ने उनके वीडियो को खूब लगाया, यहाँ के लोगों ने भी खूब जो है पोस्ट किया, शेयर किया और बताया कि ध्रुव राठी ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज़ कर दिया है। लेकिन क्या ध्रुव राठी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज किया या फिर इन्होंने कुछ मुद्दों को पकड़ा लेकिन बहुत सारी मुद्दों को छोड़ दिया। और उन मुद्दों में सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो वो ये कि ध्रुव राठी ने मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म सितम का जिक्र तक नहीं किया। आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे, लेकिन इस डिक्टेटरशिप में इन्होंने ये बताया ही नहीं कि मुसलमानों के ऊपर किस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है। ध्रुव राठी का ये वीडियो काफ़ी अच्छा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने अच्छी बातें नहीं कही। मुझे बहुत सारी बातों से थोड़ा-सा मैं इनकी बहुत सारी बातों से सहमत भी नहीं हूँ। लेकिन ध्रुव राठी ने बातें अच्छी की, एडिटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या इन्होंने मुसलमानों के बारे में बातचीत की? मैंने पूरी वीडियो को देखा। अगर आपको कहीं पर कोई बात ऐसी मिली हो जहां पर आपको लगा हो कि मुसलमानों के हक और हुकूक की बात भी ध्रुव राठी ने की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि यार ध्रुव राठी ने किसी धर्म के बारे में थोड़ी ना बात की थी। उसने तो यकीनन जो देश में बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट की, उस पर बात की है। लेकिन उस पर भी अगर बात की है तो क्या आपको नहीं लगता है कि उनमें भी मुसलमानों की बात थी? हम आपको बताएंगे कि क्या क्या वो बात है जो ध्रुव राठी ने नहीं की है। मुझे मालूम है कि ध्रुव राठी की तरह हमारा वीडियो वायरल नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आप तमाम लोगों को ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्रुव राठी ने नहीं बताई। आइए हम आपको सीधे जो है पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहे हैं कि आखिरकार ध्रुव राठी ने वो कौन कौन सी बात नहीं की है। आप हमें हिंदुस्तानी मीडिया, आप हमारे इस पेज को ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। ध्रुव राठी ने जो बात नहीं की है, भारत में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म सितम के बारे में ध्रुव राठी ने कोई बात नहीं की। जिनमें अगर बात करें बुलडोजर कार्रवाई की, अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो बुलडोजर नाम की कार्रवाई जो है वो पहले नहीं हुआ करती थी। ये नया ट्रेंड शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है ये कार्रवाई शुरू जब की गई तो काफ़ी चर्चे में आई। उसके बाद अब ऐसा है कि मुसलमान का बच्चा अगर टॉफ़ी चुराते हुए पकड़ा जाए, अगर वाकई वो टॉफ़ी चोरी कर रहा हो और पकड़ा जाए, तो सबसे पहले कहा जाता है कि इसके घर पे बुलडोजर चला दो। या अगर कोई शख्स कोई बड़े जुर्म में पकड़ा जाए तो कहा जाता है इसके घर पे बुलडोजर चला दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर, मैं तो कह रहा हूं ना, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति ने क्राइम किया है तो क्या उसके घर पे बुलडोजर चलाना सही है? यकीनन सही नहीं है। ऐसी कोई कार्रवाई की व्यवस्था नहीं रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये तो खैर अगर क्राइम किया है तब। हालात तो ये हैं कि पिछले दिनों एक मामला सामने आया जहां ये कहा गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने जो जुलूस जा रहा था, धार्मिक जुलूस जा रहा था, उस पर ऊपर से मुस्लिम बच्चों ने थूक फेंक दिया है। और इस मामले में उन लड़कों को, 3 लड़के थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। कई महीनों के बाद अदालत से ये बात सामने आई और जिस शख्स ने यह आरोप लगाया था कि उसने थूक फेंकी है, उसने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं भैया, इसने थूक तो नहीं फेंकी थी। और उनके घरों पर बाजाब्ता ढोल और ताशों के साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए। और इस तरह के कई सारे मामला सामने आए। घरों पर बुलडोजर चलाना बहुत आम सी बात हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कहीं पर कोई घटना होती है अगर, तो दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। राजस्थान में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, और हर उस जगह पर आप देख रहे हैं जहां पर खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर अगर दुकानों पर बुलडोजर चलाने की बात होती है तो अगर 100 दुकानें तोड़ी जाए तो 95 दुकान उसमें मुसलमानों के होते हैं, 90 दुकान उसमें मुसलमानों के होते हैं। तो ये बताते हैं कि किस तरह से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ऐसे कई सारे मामलात सामने आए हैं। मसाजिदों की बात की जाए तो आपने देखा कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन इसके बावजूद आज भी हिंदुस्तान में उस तारीख को लेकर के लोग जश्न मनाते हैं
और हद तो ये है कि जश्न मनाने वाले लोग तो जश्न मनाते रहे और अब उसी तारीख को रिपीट करने की बातें की जाती है ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर के, लेकिन इस पर ध्रुव राठी ने कोई बात नहीं की। अगर बात करें मसाजिदों और मदरसों को लेकर के, तो अभी उत्तराखंड में जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोगों ने देखा कि हल्द्वानी में किस तरह से मदरसे को और मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, जबकि वो मामला न्यायालय में था और 14 फरवरी को उस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे 6 दिन पहले 8 तारीख को उस मस्जिद और मदरसे को डिमोलिश कर दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ ये भी आप जानते हैं कि दंगे हुए, फसाद हुए और उन फसादों में मशीन गन तक के इस्तेमाल होने की खबरें सामने आई और मारा गया कौन? मुसलमान। उसमें एक नॉन मुस्लिम नाम भी शामिल किया गया कि नहीं भैया, सिर्फ मुसलमान नहीं मरे हैं बल्कि हिंदू समुदाय का भी एक व्यक्ति मारा गया है। बाद में उस पूरे मामले को लेकर के खबर सामने आई कि जिस नॉन मुस्लिम शख्स को उस में जोड़ा जा रहा था कि उसकी भी मौत इसी दंगे में हुई है, असल में उसकी हत्या एक पुलिस वाले ने ही की थी जिसकी ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगी हुई थी। इसलिए उसकी हत्या उस पुलिस वाले ने की क्योंकि उसकी पत्नी उस लड़के के साथ कहा सकता है अवैध रिलेशन में थी और उस लड़के ने उसका वीडियो बना रखा हुआ था, उसे परेशान करता था और पुलिस वाले को लगा कि ये तो अच्छा वक्त है, इसे मार देते हैं और इसी बीच में डाल देंगे, कह देंगे कि मुसलमानों ने मार दिया है। आखिर इस पर भी तो सवाल करना चाहिए था। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आज इस हिंदुस्तान में लिंचिंग को देखिए कि किस तरह से लगातार जय श्री राम का नारा लगवाने की कोशिशें होती है और नहीं लगाने पर मारा जाता है। इसके दर्जनों वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस पर बात नहीं हुई। गौ हत्या के नाम पर किस तरह से मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, यह आपने देखा है। सड़कों पर उनकी गाड़ियों को पीछा कर करके उसे रोका जाता है, बेचारे ड्राइवर को पकड़ के पीटा जाता है, मारा जाता है और कई बार तो जान ले ली गई है, लेकिन इस पर बात नहीं हुई। बात बहुत सारी चीजों पे नहीं हुई है, हमारे पास बहुत सारी फहरिस्त है। गाय के नाम पर तो लिंचिंग होती है, राम के नाम पर तो लिंचिंग होती ही है। गाय के नाम से याद आया, अभी रिसेंटली एक मामला सामने आया जब गाय के नाम पर जो है गौ हत्या के नाम पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने बाजाब्ता जमीन और ऐसा वैसा नहीं, कई 100 एकड़ में जो कई एकड़ में जो जमीनें थी उन पर जो है इन लोगों ने बुलडोजर चलवा दिया, अनाज को हटवा दिया। क्या मिला इससे? लेकिन किया गया। उसके बाद देखिए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मुस्लिम युवाओं के साथ ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट और यौन शोषण के आरोप है। कई सारे ऐसे मामलात हैं। रिसेंटली हल्द्वानी का ही मामला देखिए तो वहां की मुस्लिम महिलाओं के द्वारा ये बात बताया गया कि किस तरह से वहां पर नन्ही सी बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची है, उसके साथ पुलिस प्रशासन ने शोषण करने का काम किया। अगर आप बात करेंगे दरभंगा के मुरिया में जो कुछ हुआ, वहां आप देखिए, जाकर के आप वहां की महिलाओं से मिलिए, वो चिल्ला रही है, चीख रही है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने हमारे घरों में आकर के हमारे साथ मारपीट की। जिस महिला ने आज की तारीख में बच्चे को जन्म दिया, उस महिला के साथ भी उन पुलिस वालों ने बदतमीजी की और उन पर लाठियां बरसाई। और इस तरह के कई सारे मामलात हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से आते रहे और लगातार इन तरह के मामलात सामने आए, लेकिन इन बातों पर भी ध्रुव राठी ने कोई बात नहीं की। मुझे लगता है कि शायद उन्हें इन पर बात करनी चाहिए, या हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। मुस्लिम युवाओं पर यूएपीए का इस्तेमाल आज सारा हिंदुस्तान जानता है कि जिस मुल्क में बाबा राम रहीम जैसा बलात्कारी पैरोल पे छूट सकता है, उसे 1 साल 2 साल के अंदर 6 दफा 8 दफा पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। जिस देश में बिल्किस बानो के बलात्कारी को सरकार के लोग मिलजुल करके अदालत से छुड़वा देते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट जब उसे दोबारा जेल में भेजती है, तब फिर हाई कोर्ट से उन लोगों को पैरोल पर निकाल दिया जाता है, ये कह करके कि हमारे भांजा की शादी है तो हमारे फलाने की शादी है। लेकिन उसी मुल्क में शरजील इमाम को बेल तक नहीं मिलता है, उसी मुल्क में उमर खालिद को बेल तक नहीं मिलता है, उसी मुल्क में अतर खान को बेल नहीं मिलता है, उसी मुल्क में शाहरुख पठान को बेल नहीं मिलता है, और ऐसे न जाने कितने नाम हैं। खालिद सैफी को जेल में डाल दिया जाता है लेकिन उन्हें बेल नहीं मिलता है। और इन तमाम लोगों पर सरकारी संस्थानों के द्वारा ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि इन लोगों का अब जेल से निकल पाना इतना मुश्किल हो चुका है कि लोगों का भरोसा टूट गया है। आपने देखा कि किस तरह से उमर खालिद सुप्रीम कोर्ट से
वापस ले लेते हैं अपने केस को और चले जाते हैं फिर से लोअर कोर्ट में कि अब दोबारा से हम बेल अप्लाई करें, क्योंकि उन्हें मिलती है क्या, तारीख पे तारीख। शायद ध्रुव राठी को इस पर भी बात करनी चाहिए थी। अगर बात करें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले का, जो अभी का केस है, आपने देखा कि किस तरह से उन्हें मुंबई में डिटेन किया गया। जूनागढ़ की पुलिस के द्वारा गुजरात की एटीएस पहुंचती है, एंटी टेरर स्क्वाड पहुंचता है एक मुफ्ती को गिरफ्तार करने के लिए, बस इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक इल्जाम होता है कि उन्होंने तथाकथित रूप से एक भड़काऊ भाषण दिया है। और भाषण में क्या कहा, एक शेर पढ़ा कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मैं इस शेर के सामने में कम से कम इससे 1000 गुना जहरीला तकरीर और भाषण आपको सुना दूंगा लोगों का, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तब ये बात समझ में आता है कि किस तरह से एक शख्स को और एक खास लोगों को, एक खास मजहब के लोगों को परेशान करने की कोशिशें होती है। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जूनागढ़ में केस होता है, उन्हें जूनागढ़ की अदालत में पेश किया जाता है, वहां पर उन्हें पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की रिमांड पर भेजा जाता है। 10 दिन का रिमांड मांगा जाता है, 1 दिन का रिमांड मिलता है। वहां से जब उन्हें रिमांड के बाद बेल मिलने ही वाली होती है कि उससे पहले 1 दिन पहले उनके ऊपर कच्छ में केस हो जाता है और फिर कच्छ की अदालत में उन्हें पेश किया जाता है। वहां उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी पे भेजी जाती है। 2 दिन की पुलिस कस्टडी पूरी नहीं होती है कि एक और केस उनके ऊपर मोडासा में कर दिया जाता है। मोडासा में जब उन्हें 5 दिन की कस्टडी पर भेजा जाता है, तब उनकी रिहाई होने वाली होती है। 17 तारीख को उनकी जो है तारीख होती है, तो फिर 20 का डेट मिलता है। 20 से पहले उन्हें जो है 20 तारीख को फिर उन्हें उससे पहले साबरमती जेल भेज दिया जाता है कि अब उन्हें बेल मिल जाएगी, वो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और फिर 20 के बाद 22 तारीख को उन्हें बेल मिलती है, लेकिन बेल से पहले वही जूनागढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर साहब, कलेक्टर साहब से यह गुजारिश की जाती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा इंपोज कर दिया जाए। वो पासा एक्ट जिसके बारे में बहुत सारे आम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब आम लोग तो इस एक्ट के बारे में जानते ही नहीं थे कि ऐसा भी कोई कानून है, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल कर दिया जाता है और मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा एक्ट लगा दिया जाता है। वो एक्ट जो किसी खूंखार आदमी के ऊपर लगना चाहिए था, जो बहुत बड़ा शराबी हो, ड्रग्स का तस्कर हो और कोई माफिया हो, लेकिन लगा किसके ऊपर, मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर। और अब वे जेल में है, अब न जाने कब तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में भी बात नहीं हुई। अगर बात करें मुसलमान बच्चियों के साथ स्कूल में हिजाब को लेकर के हो रहे बदसलूकी का, तो अभी रिसेंट का केस अगर आप देखेंगे तो राजस्थान चले जाइए। राजस्थान में अभी नए नवेले एक विधायक बने थे, बाल मुकुंद आचार्य जी, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से। क्या किया उन्होंने, आपने खुद देखा कि स्कूल में जाकर के वो जब मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनी हुई थी तो उनसे कहते हैं कि वहां के स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से वो विधायक जी कहते हैं कि इन लोगों ने क्या पहन रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और तरह तरह की बातें करते हैं। और फिर कहते हैं कि आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। और विधायक जी निकलते हैं और निकलते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकलते हैं और वहां पर बच्चे नारा लगाते हैं और वो कहते हैं नारा लगाने के लिए, बताइए ये क्या हो रहा था। एक साहब जा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए और खुद नारा लगा करके जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिजाब पहनना गलत है? क्या भारत एक संवैधानिक मुल्क नहीं है? क्या यहां पर लोग अपने हिसाब से नहीं रह सकते हैं? क्या यहां पर आर्टिकल 25, 26, 28 को मानने का सिस्टम खत्म हो गया है? लेकिन नहीं, इस पर भी बात नहीं हुई। मामला इतना ही नहीं है, लंबी फहरिस्त है। हमने तो कुछ कम पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुस्लिम बादशाहों का अपमान, जिस मुल्क में आप देखते हैं कि किस तरह से बादशाहों की तो मैंने ऐसे लिख दिया है, बादशाहों का अपमान तो रोज बरोज होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये वो हिंदुस्तान है जहां पर मुसलमानों के प्रॉफिट का अपमान किया जाता है और लोग उनका समर्थन करते हैं। लोग उनका समर्थन करते हैं और लोग तो छोड़ दीजिए, जो सत्ताधारी पार्टी है उनके लोग उनका समर्थन करते हैं। लेकिन क्या होता है आप तमाम लोग जानते हैं। और जब इन सब चीज़ों के बारे में ध्रुव राठी बात नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी इन बातों में शायद इन बातों को अगर ऐड कर देते तो लगता कि हाँ कोई बहुत ज़बरदस्त बातें इन्होंने की है। उन्होंने बातें बहुत सारी अच्छी की है उन्होंने, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने का काम किया है। बात इतनी ही नहीं है, मुस्लिम नेताओं के साथ संसद में अपमान हुआ।
आप तमाम लोग जानते हैं कि मुस्लिम सांसद के साथ क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा किस तरह से संसद भवन के अंदर में मुस्लिम सांसद दानिश अली के साथ दुर्व्यवहार किया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान थे। उनसे मुल्ला कहा गया, कटवा कहा गया और ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया जिसे बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता है। क्या मुसलमान होना आतंकवाद है? लेकिन इसी तरह की पहचान मुसलमानों को इस हिंदुस्तान में देने की कोशिशें हो रही। शायद इस पर भी ध्रुव राठी को बात करनी चाहिए थी। बात इतनी ही नहीं है। अगर बात करें छोटे छोटे आरोपों पर मुसलमानों की लिंचिंग की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हालात ये हो गए हैं कि चोरी के इल्जाम में मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है। दिल्ली में अगर आपको याद हो, देश की राजधानी में एक मंदिर का प्रसाद खा लेने की वजह से एक मुस्लिम लड़का जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उस लड़के को इस बेरहमी के साथ मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह के न जाने कितने मामलात हैं जहां छोटे छोटे मामलों में सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो मामले नहीं बल्कि ये मुसलमान है, और इस बेरहमी के साथ मारा जाता है। पूरी भीड़ मारती है, उसमें कई सारे दल के लोग होते हैं और उनके द्वारा उन नौजवानों की हत्या कर दी जाती है, बच्चों की हत्या कर दी जाती है। अभी ताजा मामला महाराष्ट्र से आया था, जहां चलती ट्रेन में एक मुस्लिम महिला और एक जो उसकी फैमिली है, एक मुस्लिम महिला थी, उसके पति थे और एक बच्चा, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की गई। उन्होंने इनकार किया तो उनके बच्चे, छोटे से बच्चे के ऊपर चाय फेंक दी गई। और जब उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया तो देखिए, हद तो देखिए कि इन गुंडों के द्वारा उस इंसान के घर पर जाकर के, उस इंसान के घर पे ये लोग गए और गुंडाई करने के लिए, और उस इंसान को घर के बाहर घसीट घसीट करके मारा गया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन लोगों का सही तरीके से साथ नहीं दिया। तो क्या ये जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके द्वारा ये सारा कुछ करवाया जाता है और जो लोग उन लोगों का साथ देते हैं, क्या ये लोग उन साहब के अंडर में काम नहीं करते हैं? ये भी तो सवाल होना चाहिए था। बात इतनी ही नहीं है, बात है कि मुसलमानों के शरीयत पे वॉर किया जा रहा है, यानी कि शरीयत कानून पर। आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हुई, उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, कहा गया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। मुसलमानों ने कहा भैया नहीं लाइए, क्योंकि हमारा अपना शरीयत है, हमारा अपना कानून है, हम उसके हिसाब से चलते हैं और जिसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जबरदस्ती वहां के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी के द्वारा यह कानून लाया गया और सदन के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए गए और कानून पारित किया गया। मालूम चला कि इसमें एसटी है ही नहीं, यानी कि आपने सबको डाला और उसमें से एसटी को हटा दिया, और आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यह कैसा यूनिफॉर्म है जिसमें यह है ही नहीं? फिर किस तरह का यूनिफॉर्म की, किस तरह की एकता की बात कर रहे हैं और एक कानून की बात कर रहे हैं? तो ये हालात है। अभी आपने देखा असम में क्या हुआ, 23 तारीख को वहां मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के भाजपा नेता का कहना है ये हमारा स्टेप है यूसीसी लाने का। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जबरदस्ती तमाम कानून को इसलिए लागू किया जा रहा है कि खास लोगों को परेशान किया जा सके और बहुत खास लोगों को, अपने लोगों को, जो यहाँ के सत्ताधारी हैं, उनको जो लगता है कि ये हमारे लोग हैं, उन्हें खुश किया जा सके। और ये देश में हो रहा है, लेकिन इस पर भी बात नहीं हुई। बात होनी चाहिए थी। मुसलमानों का बाइकॉट, ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको ऐसे सैकड़ों स्पीच सुना दूंगा जिसमें बड़े बड़े हिंदुत्ववादी नेता जो हैं वो मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि उनकी दुकानों से चाय मत पियो, उनके यहाँ का सामान मत खरीदो, उनका ये ना खरीदो, उनका वो ना खरीदो, उनको इकोनॉमिकली बाइकॉट करो, सामाजिक बहिष्कार करो, और तरह तरह की बातें की जाती है। लेकिन इसके बारे में बात नहीं हुई। बात होनी चाहिए थी। क्या आपको नहीं लगता है कि बात होनी चाहिए थी? बात इतनी ही नहीं थी, बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन बात नहीं की गई। इसके अलावा मैंने एक चीज़ भी देखा कि इनके स्पीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ा सा जो है
सराहने की कोशिश की गई। अगर आप उनके 30 मिनट की वीडियो को देखेंगे ध्रुव राठी को, अटल बिहारी वाजपेयी को सराहने के बाद क्या ध्रुव राठी के जहन में वो 2-3 चीजें याद नहीं आई उन्हें? पहला तो ये पॉइंट जिसे मैंने अभी रिसेंटली एक जो न्यूज़पेपर है उससे कोट किया कि वाजपेयी गेव अ कंट्रोवर्शियल स्पीच अहेड ऑफ नीली मसाकर इन असम। अगर आपको याद ना हो ये मसाकर, ये नरसंहार, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अनऑफिशियली इसमें लगभग 2400 लोगों की मौत हुई थी और ऑफिशियली इसमें 2400 लोग, और अनऑफिशियली अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर लोग कौन थे? कभी इतिहास के पन्नों को पलट करके देखिएगा, फिर आपको मालूम हो सकेगा। बात इतनी ही नहीं थी, बल्कि वाजपेयी साहब ने लेवलिंग द ग्राउंड बिफोर बाबरी डिमोलिशन, यह बात किसने की थी, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए थी। जिस वाजपेयी जी को इतना सराहा जा रहा था, उनके द्वारा बाबरी मस्जिद को जो डिमोलिश किया गया, उसे जमींदोज करने की बातें अगर किसी के द्वारा की गई तो वो कौन शख्स थे? 2002 का जब दंगा हुआ उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? और सवाल ये उठता है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनका क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने क्या कुछ कहा? इन तमाम चीजों के बारे में भी ध्रुव राठी को बात करनी चाहिए थी। बहुत सारी और भी बातें हैं। अगर मेरे कहा सकता है जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर वे लोग 2-4 कमेंट करना भी शुरू कर दें इस पर, तो यकीनन एक बहुत बड़ी सी फहरिस्त मिल जाएगी जिसमें आपको मालूम चल सकेगा कि जिस हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप की कहानी ध्रुव राठी ने बताई है, उस डिक्टेटरशिप के अंदर उन्हें मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म और सितम का भी जिक्र करना चाहिए था। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है, बहुत सारी उसमें अच्छी बातें कही, बहुत सारे टॉपिक को उन्होंने कवर किया। लेकिन कहा जा सकता है कि आप तमाम टॉपिक को कवर करें, और आप जैसे कहते हैं ना कि आपको एक पहाड़ बनाना है, आपने बेस में अगर आपने ये बातें नहीं डाली ना कि मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म सितम हुआ है, तो फिर आपने पूरी कहानी को एक अलग दिशा दे दी है। मुसलमानों के ऊपर इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो उसके बारे में बात होनी चाहिए, और ये ज़रूर बात होनी चाहिए, वरना जो हालात हैं इसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। यकीनन यहाँ पर जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों को लेकर के की जा रही है वो लोगों को समझ में आ रहा है, और इसके बारे में बात होनी चाहिए। ध्रुव राठी ने डिक्टेटरशिप की बात की और उन्होंने सरकारी संस्थानों के मिसयूज की बात की, तो क्या यूएपीए कौन लगा रहा है, किसके द्वारा लगा हुआ है? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों में जो फैसले आ रहे हैं, क्या वो अदालत के फैसले हैं, या फिर अदालत भी अब किसी और के अंडर में आ चुका है? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। मेरा नाम है सदफ कामरान।